इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस की। ये रेजोनेंस किस चीज़ का है? ये रेजोनेंस है एसी सर्किट का, जिसमें हम एलसीआर तीनों को लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पहले एलसीआर सर्किट की। देखो, ध्यान दो, एल सी और आर इन सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एलसीआर सर्किट एसी सर्किट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि पावर सप्लाई एसी है और यहाँ पर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों सीरीज में। इस केस के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल का फेजर डायग्राम मिलता है वो ये मिलता है, वी एल, वी सी, वी आर। ठीक है, अब केसेस क्या आते हैं आपके? वी एल बड़ा है वी सी से, तो आप ये लिखोगे वी एल माइनस वी सी और ये वी आर। ठीक है, और रिजल्टेंट आएगा ये आएगा वी एल सी आर। अब वी एल सी आर क्या आएगा आपका? आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वी एल सी आर आएगा आपका आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई में जेड, जेड यानी कि इम्पिडेंस एल सी आर का, तो ये जेड है आपका। दूसरा केस आता है जिसमें वी एल छोटा है वी सी से और फेजर डायग्राम ये बनता है आपका वी सी माइनस वी एल, ये बी आर और ये रिजल्टेंट। वी एल सी आर, उधर ध्यान दो, ये जो वी एल सी आर है ये आएगा आई इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। फिर ये जेड बन जाएगा आपका। तीसरा केस आता है जब वी एल बराबर हो वी सी के, यही हमारा केस है रेजोनेंस का। जब वी एल वी सी के बराबर होगा तब इम्पिडेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी लो या एक्स सी माइनस एक्स एल लो, होना तो वो जीरो ही है, तो जेड इक्वल्स टू आर आ जाएगा। ये जो फेजर डायग्राम हमारा था इसमें यहाँ पर तो है वी आर, ये वी एल और ये वी सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रेजोनेंस के केस में जेड या इम्पिडेंस आर के बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात, रेजोनेंस के केस में वी एल वी सी के इक्वल होता है। रेजोनेंस के केस में इंडक्टर और कैपेसिटर का होना जरूरी है। रेजोनेंस के केस में एक्सएल एक्ससी के इक्वल होता है, यानी कि ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एल सी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट एल सी, ये आता है। अच्छा, अब चाहो तो आप यहाँ से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। पहले यहाँ तक बात को समझो। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है शार्पनेस की। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है
An interesting characteristic of series LCR circuit is the phenomenon of resonance. The phenomenon of resonance is common among the systems that have the tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called natural frequency. If such a system is driven by an energy source at a frequency that is near the natural frequency, the amplitude of oscillation is found to be large. A familiar example for this phenomenon is child on a swing. ठीक है, अब ये बातें बता रहा है कि भाई जब वो टू एंड फ्रो जाता है तो पेंडुलम होता है वगैरह वगैरह, ये बातें हम 11वीं में कर चुके हैं. अब उसके बाद उसने कहा कि आप जानते हो कि आई यानी कि करंट, आपका करंट की वैल्यू क्या है आपकी पोटेंशियल अपॉन में जेड. जेड क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, देखो I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन में Z. पोटेंशियल ठीक है, Z क्या था अभी हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर. अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो तो Z आर के बराबर आ जाता है. तो I मैक्स कब आएगा आपका जब पोटेंशियल अपॉन में R हो. ठीक है, ये I मैक्स की वैल्यू है. आ जाओ. अब वो कहता है अगर आप एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रखें, देखो यही कर रहा है, अगर आप एक्सएल की वैल्यू एक्सी की वैल्यू ये रखें, एक्सएल की वैल्यू ये रखें और एक्सी और एक्सएल को इक्वल रखें, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा. और वो रिलेशन है ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी. कहाँ निकाला है हमने, ये रहा ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी या ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी. वहाँ से उसने फिर फ्रीक्वेंसी निकाली. अब वो कह रहा है अगर मैं ये रिलेशन ओमेगा का करंट के साथ निकालूं तो वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कहाँ आएगी. एक तो पहली बात ये समझ लो, करंट का रिलेशन आर के साथ इनवर्सली है हमेशा से. तो आर जितना छोटा होगा करंट के पीक की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. उसे हम कहते हैं शार्पनेस. आगे देखो, यहाँ हमने एक रिलेशन बनाया ओमेगा का आई के साथ. ये 1 2, ठीक है. यहाँ जहाँ ये मिल रहा है यहाँ पर है ओमेगा नॉट, और इससे इधर की एक लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेते हैं ओमेगा 1 और इधर ले लेते हैं ओमेगा 2. अब देखो ये रहा. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, मेगा रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड क्या है आपका ओमेगा. ठीक है, ये क्या है आपका करंट, किसमें एम्पेयर में. चलो ठीक है, इनका रिलेशन हमने किसकी फॉर्म में निकाला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में. और ये जो ग्राफ बन के आया ये किसके लिए है, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए. एक 100 ओम का है, जितना रेजिस्टेंस छोटा है उतनी वैल्यू या उसकी उतना ही जो शार्पनेस है हाई है, उसकी वैल्यू पीक है. देखो 1 वाले का रेजिस्टेंस है 100 और 0.5 वाले का रेजिस्टेंस है 200. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब जो मैंने आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बना के दिखाया था यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू देखते हैं कहाँ से है. ओमेगा 1 है जो आपका ओमेगा नॉट है प्लस चेंज इन ओमेगा. ओमेगा 2 है जो आपका ओमेगा नॉट है माइनस चेंज इन ओमेगा. ठीक है, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है ट्वाइस ऑफ चेंज इन ओमेगा. देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले वही करंट की बात बता रही है, हम बात कर चुके इस बारे में. अब वो कहता है ओमेगा 1 है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा. अब वो कह रहा है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वैल्यू आपने कहाँ निकाली है. उसके लिए हमने पावर डिसिपेशन देखा सर्किट का, जहाँ पे हाफ है वो होता है 1/√2 पे. 1/√2 का मतलब एक और है साइन 45.
एक जो आपकी साइकिल बनती है वो 90 तक इंक्रीज करती है और फिर 90 से डिक्रीज करती है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो 45 पे आती है, और वो क्या होती है, हाफ वैल्यू, 90 का हाफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फॉर वैल्यू ओमेगा other than omega naught, the amplitude of the current is less than the maximum value. Suppose we choose a value of omega for which the current amplitude is 1 by root 2 times the maximum value. At this value, the power dissipation of circuit is half. 1 by root 2 पे उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कहता है, आप एक वैल्यू लो ओमेगा 1, एक वैल्यू लो ओमेगा 2, और दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, द डिफरेंस। इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ। ठीक है, अब देखो, अब बैंड विड्थ जो आई है वो आपकी कितनी आई है, ये है आपकी बैंड विड्थ। देखना अभी क्या बना रहा हूं मैं, ये आपका आई नॉट है पहले सर्किट के लिए, ये दूसरा ले लिया। ठीक है, या एक मिनट रुको, शार्पनेस पहले वाले की ज्यादा बना ली, ये पहला सर्किट और ये दूसरा। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले सर्किट की, दूसरे सर्किट की, ये आई नॉट, ये आई नॉट डैश। अब इसकी हाफ बैंडविड्थ आई नॉट बाय 2, और ये दूसरे की हाफ बैंडविड्थ, जिसकी विड्थ ज्यादा है उसकी क्वालिटी खराब है। अब आप खुद देख लो विड्थ किसकी ज्यादा है, हाफ बैंडविड्थ, इसकी या इसकी। क्वालिटी ऑफ सिग्नल, वो सिग्नल जो उस एलसी ऑसिलेशन से डेवलप हुआ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा हाफ बैंडविड्थ पे, हाफ बैंड विड्थ। हमारे पास फॉर्मूला आया था अभी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, और ये डेल्टा ओमेगा आता है आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2, यही है हाफ बैंडविड्थ। हाफ बैंडविड्थ जितनी कम उतना ही क्वालिटी अच्छी से, क्वालिटी फैक्टर, इसे क्यू से भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है अगर मुझे ओमेगा 1 निकालना हो तो मैं अभी करंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू पुट करेंगे हम ओमेगा 1 की, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी मैक्स के लिए। मैंने बताया भी था आपको रूट 2 वैल्यू रखनी है। अभी आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से वो कहता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल्स टू आर, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 की वैल्यू के साथ। ओमेगा 1 की वैल्यू देखो क्या थी, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा रख दी, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको और खोला। खोलने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है ओमेगा, अब वो कहता है जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है 1 अपॉन एल सी, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू आर अपॉन में 12। ठीक है, ये हमें शार्पनेस देता है। अब वो कहता है जो हमारी शार्पनेस है वो कितनी है, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल बाय आर। इसको हम क्यू से भी दिखाते हैं, इसी को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल बाय आर
इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 2 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 डेल्टा ओमेगा आता है ओमेगा नॉट बाय क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का इसके साथ इनवर्स रिलेशन आ गया 2 ओमेगा का, हाफ बैंडविड्थ का। ठीक है, अच्छा तो अब वो देखो यहाँ लिखा, इसको पढ़ लेते हैं, मैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। द रेशो ओमेगा नॉट एल बाय आर इज ऑल्सो नोन एट क्वालिटी फैक्टर क्यू। इस क्वालिटी फैक्टर के रिलेशन को ध्यान रखना, बाकी जो ऊपर की डेरिवेशन है अब वो कोर्स में नहीं है। ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, उसको ध्यान रखना, इसी से आपको शार्पनेस मिलेगी। So large the value of Q, the smaller is the value of 2 delta omega और bandwidth, आगे नाम bandwidth और sharpener and sharper is the resonance, और उतना ही sharp होगा आपका resonance। जितनी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू छोटी होगी और बड़ी होगी, उतनी ही डेल्टा ओमेगा की वैल्यू छोटी होगी और उतना ही वो शार्प होगा रेजोनेंस। जितना शार्प होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी हाई होगी, खत्म बात। तो आप कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर is directly proportional to या depend on sharpness of current and omega graph and inversely proportional to bandwidth। bandwidth बोलो, half bandwidth बोलो, या उसको डेल्टा ओमेगा से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है we see from the equation 7.15 that if the resonance is less sharp, not only is the maximum current is less, the circuit is close to the resonance of large range delta omega of the frequency. So less sharp the resonance, less sensitivity of circuit। ये important है। अब ये आपकी लाइन आ सकती है असर्शन के तौर पे। ठीक है, quality factor is, if quality factor is large, the resistance is low और L is large, L मतलब इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिटी फैक्टर।